रोमांचक उपन्यास शरीफ गुंडा का अध्याय 18। रामनगर कॉलोनी हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में स्थित था। एक खूबसूरत से इंडिपेंडेंट घर के आगे एक कंपाउंड था और उसके बीच में लोहे का विशालकाय गेट लगा हुआ था। गेट के पास में कॉलवेल का स्विच था। गौरव बेतहाशा कॉलवेल के स्विच को दबाए जा रहा था। जल्दी ही घर के अंदर का मुख्य दरवाजा खुला और रचना प्रकट हुई। वह तेजी से लोहे के गेट की तरफ बढ़ी और लोहे के गेट के पास पहुंचकर उसने गेट के बने एक छोटे से दरवाजे को खोलकर बाहर झांका। मैं हूं, जल्दी से गेट खोलो। गौरव की घर घबराती हुई आवाज निकली। रचना ने गेट खोल दिया। गौरव तेजी से गेट के अंदर घुसा। रचना का हाथ पकड़ा और लगभग खींचने वाले अंदाज में घर के अंदर ले गया। अंदर जाते ही उसने रचना को अपने गले से लगा लिया और कठोर शब्दों में बोला, हमारा प्लान फेल हो गया डार्लिंग। वह दिगंबर से शादी कर रही है। उसने अपने मम्मी पापा को भी मना लिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सका। गौरव बोलते हुए पल भर के लिए रुका और उसने मजबूती से रचना को अपनी बाहों में दबोचते हुए कहा, हम चाहते थे कि मैं खुशबू को अपने प्यार की जाल में तुम्हारी सहायता से फंसा लूं और उसे शादी करके चालाकी से उसे ऐसे मार डालूं जैसे कोई दुर्घटना लगे, या फिर धीरे धीरे उसकी तमाम प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लें और फिर उसे तलाक दे दूं। लेकिन हमारा गोवा वाला वार खाली गया। मैं चाहता था कि उसे मरने से बचाकर उसकी नज़रों में हीरो बन जाऊं और उसको अपने प्यार की जाल में फंसा लूं, लेकिन ऐन मौके पर दिगंबर पहुंच गया और हमारे मंसूबर पर पानी फेर दिया। गौरव ने एक गहरी सांस ली और रचना की बाहों से निकलते हुए उसने रचना के नर्म मुलायम होठों को अपने होठों से चूम लिया। रचना ने भी उसका भरपूर साथ दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने अब भी हार नहीं मानी है। खुशबू की शादी तो मैं किसी भी शर्त पे नहीं होने दूंगा। हम हर हाल में एक अमीर आदमी बनकर शादी करेंगे और पूरी दुनिया की सैर करते हुए प्यार करते रहेंगे। गौरव रचना के होठों को अपने होठों से हटाते हुए बोला। रचना अभी भी कुछ नहीं बोली थी। वह चुपचाप गौरव की बातें सुन रही थी। मैं अमीर बनूं या ना बनूं, हम शादी तो हर हाल में करेंगे। मुझे धन की उतनी लालच नहीं, लेकिन मैं खुशबू के बाप से बदला लेना चाहती हूँ। उसके बाप की वजह से हम बर्बाद हुए हैं। उसके बाप ने अगर मेरे पापा के खिलाफ केस न लड़ी होती तो आज हमारी पुरानी कंपनी दुनिया में अपना धाक जमा चुकी होती। आज मेरे पापा छोटा मोटा काम धंधा करके अपना गुजारा कर रहे हैं और यह सब भैरव दत्त के कारण हुआ है। मैं उससे बदला लिए बिना शादी नहीं करूंगी। रचना ने मुंह खोला तो धधकते हुए शोले उसके मुंह से निकले। हम जरूर कामयाब होंगे। हम गौरव अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि कॉलबेल की घंटी बज उठी थी। दोनों एक साथ चौंक पड़े। रचना दरवाजे के पास वाली खिड़की की तरफ बढ़ी। उसने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। युग शेखर बाहर खड़ा था। वह लोहे के गेट से दूर खड़ा था, इसलिए अंदर से दिखाई दे रहा था। रचना घबराती हुई गौरव की तरफ पलटी और बोली, गौरव, यह तो वही जासूस लगता है जिसका फोटो तुमने मुझे दिखाया था। रचना की बात सुनकर गौरव भी चौंक पड़ा। तो वह जासूस का बच्चा यहां तक भी पहुंच गया। गौरव के चेहरे पे चिंता की रेखाएं उभर गई। तुम ऐसा करो, ऊपर वाले कमरे में जाकर छुप जाओ, मैं उससे निपटती हूं। रचना ने गौरव से कहा। नहीं, हो सकता है वह जासूस का बच्चा पहले से यहां मौजूद हो और उसने मुझे अंदर आते हुए देख लिया हो, इसलिए अगर मैं सामने नहीं आया तो उसे हम पर शक हो जाएगा।
गौरव सोचते हुए बोला। रचना बिना कुछ बोले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद युगशेखर ड्राइंग रूम में मौजूद था। इनसे मिलिए, मेरे होने वाले पति गौरव। रचना ने युगशेखर से सोफे पर बैठे गौरव की तरफ इशारा करते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। आपको कैसे पता चला कि मैं ही युगशेखर हूं? युगशेखर ने रचना से पूछा। रचना ने इस सवाल की उम्मीद नहीं की थी। वह सकपका गई। उसने गौरव की तरफ देखा। मैंने रचना को अभी बताया जब आप बाहर गेट पे खड़े थे। अब आप मुझसे मत पूछना कि मैं आपको कैसे जानता हूं। जनाब, मैं भी इसी शहर में रहता हूं और शहर के इतने मशहूर जासूस को मैं न जानूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गौरव मुस्कुराते हुए बोला। युगशेखर ने दोनों को ध्यान से देखा। फिर उसने रचना से वही सवाल पूछे जो उसने नए शाह से पूछा था, और उसे जवाब भी कुछ वैसे ही मिला। युगशेखर थोड़ा निराश सा हो गया। अचानक उसकी नजर एक ड्राइंग रूम के दीवार पर टंगे हुए फोटो फ्रेम पर पड़ी। वाह, काफी यूनिक फोटो है ना। एक गेरुआ वस्त्र में हिंदू और दूसरा व्यक्ति मुस्लिम ड्रेस के साथ, और दोनों गले लगे हुए। ऐसे फोटो तो मैंने पहली बार देखी है। युगशेखर ने फोटो फ्रेम को विस्मित नजरों से देखते हुए कहा। जी, वह मेरे पापा हैं और मुस्लिम ड्रेस में मेरे अंकल, मेरा मतलब ही पापा के बिजनेस पार्टनर है। रचना बोल पड़ी। आपके पापा के इस दोस्त का नाम तो मैं जानना चाहूंगा और अलबत्ता मिलना भी चाहूंगा। युगशेखर ने जिज्ञासा जाहिर की। जी, अंकल का नाम अंजुमन इस्लामिया है। युगशेखर ने कुछ औपचारिक बातें की और उसके बाद वहां से विदा लिया। अपनी कार के पास पहुंचकर उसने अभय को फोन लगाया। दूसरी तरफ से फोन उठाया गया और आवाज आई। गुरुवर, कहाँ हैं आप? आपके दर्शन को तो आंखें तरस गई। लगता है आप दोनों केस भूलकर इस नए केस में ही धुएं रमा दिए हैं। जांबाज चूहे, इन सब बातों को छोड़ और मैं दो पता बता रहा हूं। पहले वाले पे तुम और दूसरे पते पर रुचि को लगा दो। यूं बोले तो अब धुएं लगाने की बारी तुम लोगों की है। दोनों पते पर होने वाली एक एक गतिविधि की रिपोर्ट मुझे चाहिए। दूसरी तरफ से कुछ नहीं बोला गया। युगशेखर ने पता बताकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपनी इलेक्ट्रॉनिक डायरी निकालकर रसिक रंजन पायल का एड्रेस देखने लगा। उसकी डायरी में एड्रेस के साथ साथ रसिक रंजन पायल का मोबाइल नंबर भी था। युगशेखर ने अपने मोबाइल से रसिक रंजन पायल का नंबर डायल किया। फोन दूसरी तरफ से रिसीव किया गया। युगशेखर रसिक रंजन पायल से बातें करने लगा, जबकि उसकी बातों को ध्यान लगाकर कोई दूसरा भी सुन रहा था, जिसका आभास युगशेखर को नहीं हुआ था। धन्यवाद।